रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखिए बच्चों, बात हम कर रहे थे आपके साथ ऑन द इशू ऑफ कि जो आपके इश्यूज रिलेटेड हैं किसके साथ। अच्छा, इसमें से ना कुछ इश्यूज पे बात मैं कर भी चुका हूं आपके साथ, और कुछ मामलात ऐसे हैं जो ज़ेरे बहस आने चाहिए आज। देखिए, जो आने चाहिए उसके अंदर एक तो आपको ये न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाह रहा था मैं। ये न्यूमेरिकल जो है ये पास पेपर से है और प्रैक्टिस वाइज अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो है ये है आपका सितंबर 2014 का सवाल है, न्यूमेरिकल है। सवाल ये है कि मिस्टर जमान इज वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन यासिर लिमिटेड। फॉलोइंग आर डिटेल ऑफ सेल एंड परचेज रिलेटिंग टू हिज कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2014। अच्छा, अब वो कहता है कि इसको करना क्या है, तो कहता है रिक्वायर्ड ये है कि कंप्यूट कर दो द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जमान फॉर टैक्स ईयर 2014। तो टैक्स लगाने का कह रहे हैं, टैक्सेबल इनकम मांग रहा है, टैक्सेबल इनकम मांग रहा है, टैक्स लायबिलिटी नहीं कह रहा, ठीक है, या एस्टिमेट टैक्स नहीं कह रहा। कहता है स्पेसिफाई द हेड ऑफ अंडर विच इनकम वुड बी क्लासिफाइड। इनकम किस में क्लासिफाई करते हो, किस हेड में डालो। अब ये वो सवालात थे जिसमें से एक तो मैंने कल करवा दिया आपको, और एक दो ये सवालात हैं जिसके लिए मुझे सैलरी का वो टॉपिक्स के साथ मिलाया था मैंने। तो आई होप कि वो आपको समझ आया, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चा, अच्छा उसमें कोई छोटा मोटा मसला रह भी जाए ना तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कमोबेश एक दफा जरूर सुन ले उसको एक दफा, ताकि वो आपकी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाए। अच्छा, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने उसकी टैक्सेबल इनकम बतानी है, और एक मुख्तात काम ये करना है कि हमने उसे ये बताना है कि तुम्हारी कौन सी आमदनी किस हिस्से में जाएगी, किस पर्टिकुलर हेड में जाएगी। अब इसके अंदर अगर आप देखें ना, तो सबसे पहली चीज है अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एक एम्प्लॉय शेयर स्कीम में उसे शेयर्स मिल गए, कितने, 25,000, ठीक है। अच्छा, एंड वेयर अलॉटेड टू जमान ऑन 1 दिसंबर 2011, यानी उसे 1 दिसंबर 2011, दिसंबर मेरा ख्याल है यहां आएगा ना, अगर ये 2012 का टैक्स ईयर है, ठीक है ना, तो ये यहां आएगा जहां उसे शेयर्स मिले हैं। कितने का मिला है, 25 रुपए का, और शेयर भी बहुत ज्यादा मिले हैं, 25,000 शेयर मिले उसको। ज़ाहिर बड़ी पोस्ट है, ज्यादा शेयर मिलेंगे। अच्छा, अज्यूम अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही हैज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर द शेयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 साल। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 13 की फिक्र नहीं करनी चाहिए, मुझे 13 की फिक्र नहीं करनी चाहिए, तो 2 साल पूरे कब होंगे, 2014 के ही टैक्स ईयर में जाके पूरे होंगे, और वो होंगे अगेन फिर कब, दिसंबर में ही होंगे, जो पिछली वाली डेट है। पिछली डेट दिसंबर की कौन सी थी, शाबाश उसकी, 1 दिसंबर। कितना अच्छा ठंडे ठंडे दिन होंगे, सर्दियां आ जाएंगी, है ना। आजकल तो गर्मियों में दिसंबर याद करें तो बड़ा मजा आता है, नहीं, सोचने में मजा आता है, क्या बात है, लिहाफ लेके बंदा सोया होता है। चलिए एनीवे, तो अब जब ये 1 दिसंबर को ये मेच्योर हुए हैं, तो देखिए कहीं बेचे पूछे तो नहीं, इसने बेचे पूछे नहीं है कहीं, क्योंकि हमें हर एक्टिविटी को एक जगह इकट्ठा करना है एक स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इसने बेचे नहीं आगे, देखिएगा फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर उस वक्त कितनी थी, 10। फेयर मार्केट वैल्यू ये रही है इन दिनों, ठीक है। तो अब बात यह है कि कब आके ये यहां आके इनका वो खत्म हो गया, रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गया। तो रिस्ट्रिक्शन रिमूव होने का मतलब यह है कि अब ये इसको बेच सकते हैं। इसको मतलब एक्टिविटी मेनली कब आके पड़ेगी, 1 दिसंबर 2013, टैक्स ईयर 2014 होगा, ठीक है। अच्छा,
तो अब यह है कि दिसंबर की इन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई है, फेयर मार्केट वैल्यू। नियर अबाउट जो मार्केट वैल्यू मिलती है वो हमें 30 नवंबर की मिलती है, एक दिन पहले की। क्या हाल है? तो हम इसी को पिक कर लेते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं, ये जो भी साहब है, टैक्स ईयर 2014 मिस्टर जो भी है, तो यहां पे बच्चों हम लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। किसी बच्चे को एतराज तो नहीं इसको अगर मैं सैलरी में डालूं? क्या हाल है? क्योंकि उसने बेचा नहीं ना है। आपको याद है राइट वेज लेना सैलरी है, एक शेयर का हासिल कर लेना सैलरी में जाता है, उसकी रिस्ट्रिक्शन रिमूव होना भी किस में जाता है, और वहां पे क्या आता है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट, यही आएगा ना। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 55 रुपए, और बच्चों कितने लिए, 25,000 शेयर लिए, और बच्चों कितने का कॉस्ट क्या आई थी, हमें 25 रुपए कॉस्ट आई थी। कितना बन गया वैल्यू? शाबाश, $7,50,000। सैलरी हमें गिवन नहीं, वरना वो अमाउंट भी डाल देते इसमें। हमारे पास ये अमाउंट है, पहला हिस्सा हल हो गया, और हमने उसे क्लियर कर दिया कि ये जो तुम कह रहे हो ना, ये किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। यही उसने कहा था ना कि मुझे ये भी बताओ, तो हमने उसे बता दिया किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। अब हम वापस जाते हैं, देखते हैं कि बी एक्टिविटी क्या है। बी एक्टिविटी है कि उसने ही सोल्ड 24,000 शेयर 30 जून, यानी साल के तकरीबन यहां खत्म होने के करीब आखिरी दिन कितने बेचे, 24,000 शेयर फॉर ₹200। ही हैड एक्वायर्ड दिस शेयर्स एज फॉलोज। 18,000 शेयर्स वर परचेज्ड 55 रुपए, कब, 25 जून 2013। तो ये जो शेयर्स हैं 25 जून से, पिछली 25 जून से 13 की 30 जून 14, ऐसे ही है क्यों बच्चों? तो ये तो साल से ज्यादा नहीं हो गया? पिछले साल की 25 को मैंने लिए हूं और इस साल की 30 को मैं बेचूं, तो साल से 5 दिन ऊपर चले गए ना। तो जब साल से 5 दिन ऊपर चले गए तो 1 साल ज्यादा हो गया ना इनके ऊपर। और 6,000 शेयर इसमें से कहां से आए थे, अलॉटेड एज बोनस शेयर्स, अलॉटेड एज बोनस शेयर्स। अब मैं इसको कहां डालूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। और कैपिटल गेन में इस तरह डालूंगा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, क्या नाम है इसका कंपनी का, HQ प्राइवेट लिमिटेड। 16,000 शेयर इसमें से 24 बेचा उसने, ठीक है, नहीं 16 नहीं, सॉरी 24 है, 6 बाद में खरीदे, ठीक है। और पहले कितने खरीदे थे, शाबाश, 2 किस्तों में खरीदे ना, एक 18 में और एक 6 बाद में मिले बोनस शेयर। तो अगर ये खरीदे उसने कितने, 18,000 शेयर खरीदे एक, बेचे कितने के, शाबाश 200 रुपए के, कितने में पड़े थे साल पहले, शाबाश कितने में पड़े थे, 55 रुपए में। तो 55 रुपए में ये पड़े थे, तो 18,000 शेयर 55 रुपए में कितनी अमाउंट बन गई बच्चों, 9 लाख पूरी टोटल।
पूरी टोटल 26,10,000, 26,00,000 और उसके बाद 10,000, ये बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बाय 75%। कोई दो से एतराज तो नहीं करेगा, क्योंकि खरीदे थे पिछले साल 25, बेच रहा हूं इस साल 30, एक साल से 5 दिन ऊपर हो गए। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कैपिटल एसेट 75% रिड्यूस हो जाते हैं अगर साल से ज्यादा उनकी वर्थ हो। तो कितना बन गया बच्चों? 19,57,500। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, दूसरा बच्चों, अब एक तो ये चीज हो गई, अभी कुछ शेयर रह गए हैं, बेचे कितने थे? 24। अब सर को ब्रेक क्यों करना पड़ा, अपॉर्शनमेंट क्यों करना पड़ा? सोचा आपने? उसकी वजह वो खरीदे सेपरेट थे ना उसने, ठीक है। तो वो जो बाकी के उसने 6,000 बेचे हैं, बेचे कितने के हैं? वो तो उतने के ही बेचे हैं, लेकिन मिले कितने के थे? चेक कर लेते हैं। मिले कितने के थे? 41 पॉइंट बोनस में मिले थे ना, 41.25, जो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू थी जब वो मिले थे, तो इतने में पड़े ना हमें। अच्छा, तो अब मसला ये है कि ये इतने में आप अर्न कर गए, आपने ये अर्न कर लिए कितने में? कितना? 41,2,5। क्यों 41,2,5? भाई देखो, मेरी कंपनी का प्रॉफिट था ना, मेरा मुनाफा था ना, मुझे मुनाफे की जगह क्या दे दिया आपने? शेयर्स। एक्चुअली तो वो मेरे पैसे लगे हैं ना, बोनस शेयर आपके पैसे लगते हैं। यानी मैं आपको एक कारोबार में पैसों की बजाय अगर ये बोतल दे देता हूं तो ये क्या है? ये कॉस्ट है ना आपकी। पैसों की बजाय आपको बोतल मिल गई, इसी तरह पैसों की बजाय आपको क्या मिल गए? डिविडेंड के शेयर्स मिल गए आपको बोनस में, ठीक है। तो अब कास्ट तो आई ना, डिविडेंड नहीं मिला और शेयर्स मिल गए। अच्छा, अब बच्चों इसके कितने बने? 9,52,500। जरा टाइम लाइन देख लीजिए, वरना मैं इसको रिवर्स खींच दूं। ये कब मिले हैं? 28 फरवरी। इनको साल नहीं हुआ, इनको साल, ये साल से कम है। अच्छा, तो अब क्या करें? अब यहां पे टोटल मार दें इनका, तो कोई बच्चा टोटल कर देगा मुझे? कितना करेगा? 29,10,000। देखो सही लिखा है मैंने, ठीक हो गया बच्चों। तो ये चला गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अच्छा, अब रिपीट करते हैं हम जरा बात को, ताकि जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं फिलहाल उनको पता लगे। देखिए, ये एक साहब है, इनका नाम है जमान। ये काम कर रहे थे एक कंपनी यासिर लिमिटेड में। वहां से इन्हें शेयर्स जो मिले वो 25,000 मिले, और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी 2 साल की। 2 साल की रिस्ट्रिक्शन जब रिमूव हुई तो हमने उनको डाल दिया उसके गेन में। और आप जानते हैं जब हम शेयर्स बेचते हैं तो कैपिटल गेन में आते हैं, जो हमें बोनस शेयर मिलता है, जो हमें सैलरी के मद में या एम्प्लॉय शेयर स्कीम में मिलते हैं। अगर हम बेचें तो किस में डालते हैं? कैपिटल गेन में। लेकिन अगर राइट बेचें, शेयर्स एक्वायर कर लें, शेयर्स के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाए, तो वो किस में जाते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो ये हमें मिले थे 1 दिसंबर 2011 में, यानी टैक्स ईयर था 2012। 2 साल की रिस्ट्रिक्शन थी। 2013 को हमने ऐसे गुजर जाने दिया सबर के साथ, और फिर आ गया टैक्स ईयर 2014। उसके 1 दिसंबर को रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई, तो हमने क्या किया? इन्हें डाल दिया इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन हमें मिले, और ये वो पैसा जो कंपनी ने लेके हमें ये दिए, और डाले किसमें? इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक होगी बात? क्यों बच्चों? क्लियर जी? अच्छा, दूसरे ऐसे शेयर्स हैं जो हमने खरीदे, लेकिन इत्तेफाक की बात है हमने खरीदे 2 दफा।
कैसे? एक दफा खरीदे 18,000 शेयर, सॉरी 24,000 शेयर, कितने में? 200 रुपए में, ठीक है, बेचे। एक दफा हमने बेचे 24,000 शेयर 200 रुपए में, लेकिन वो खरीदे थे 18,000 पहले 55 रुपए के हिसाब से, और उसमें से 6,000 मिले थे हमें कैसे? बोनस शेयर के तौर पे, और उसकी जो कॉस्ट पड़ी थी वो कितनी पड़ी थी? 41.25, ठीक है जी। तो हमने उनको अपॉर्शनमेंट में हिसाब करा दिया। वो कैसे? कि जी जो आपने 18,000 बेचे ना वो आपको पड़े थे 55 रुपए के, और उस 24,000 में से जो बाकी 6,000 थे वो पड़े थे आपको 41.25 में। लेकिन मसला एक और था कि जो 18,000 पहले वाले ना वो खरीदे थे पिछले साल 25 जून को और बेचे इस साल 30 जून को। साल से ऊपर हो गया था, उनका 75% भी लेना पड़ा। अब ये टोटल डील हो गया। कौन से वाला? आपका पार्ट बी, कैपिटल गेन में आ गया। अब देखते हैं तीसरा पार्ट इसका क्या है। तीसरा पार्ट अगर आप इसका देखते हैं, सी कहता है ए गेन ऑफ 3 lakhs realized on the sale of shares of Zishan Industries Limited, a public limited company, the share acquired on 31/2014। अच्छा, तो हम यहां पे लिख देते हैं ये भी कैपिटल गेन में आएंगे। उसने हमसे पूछा कि हेड भी बताना है, तो ये जेल के शेयर हैं जो एक लिमिटेड कंपनी है, और ये कौन सी है? शाबाश, लिस्टेड कंपनी। लिहाजा उसने सीधा सीधा गेन बता दिया ना हमें कितना। हिसाब तो कोई लिया ही नहीं, उसने कहा 3 लाख सीधा हमने ऐड कर दिया। कैपिटल गेन की इनकम है हमारी, 3 लाख सीधा सीधा हमने ऐड कर दिया। मसला तो कोई नहीं, क्यों बच्चों? अच्छा चलिए अब बताइए, जमान सोल्ड अ पेंटिंग कितने की? 18 लाख की। ही हैड परचेजेस दिस पेंटिंग इन एन ऑक्शन कितने की? 20 लाख की। अब मुझे आप एक बात बताइए, एक पेंटिंग आपने खरीदी कितने की? 20 लाख रुपए की। बेची कितने की? 18 लाख रुपए की। क्या किया आपने? लॉस किया। क्या लॉस जो है 2 लाख रुपए का इसमें डालेंगे आप? चूंकि ये नॉन डिडक्टेबल है। जो घर में प्रीशियस एसेट होती हैं, गेन हो तो ऐड होगा, लॉस होगा तो डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद क्या बेचा भाई ने? यहां मैं एंटर नहीं डाला, ये अलहदा ई पार्ट। ही सोल्ड हिज ओल्ड फर्नीचर। मैंने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा और मैंने जाके लिख दिया फर्नीचर जो है वो पर्सनल मूवेबल आर्टिकल है, और पर्सनल मूवेबल आर्टिकल जो होते हैं उसका कुछ ऐड नहीं होता, ना नफा ना नुकसान। मैंने इनका टोटल मार दिया। यहां पे देखिए आखिरी था ना, मजीद तो नहीं है कोई। मैंने इनका टोटल मार दिया, कितना बन गया? 32 लाख और 10,000। 1 लाखन वैसे ये टैक्सेबल इनकम आ गई है आपकी। क्या ख्याल है? क्यों बच्चों? टोटल इनकम भी है, टैक्सेबल इनकम भी, डिडक्शन अलाउंस कोई नहीं है। होता तो ज़कात निकाल के पहले इसे टोटल इनकम कहता, फिर ज़कात माइनस करके टैक्सेबल कहता। ज़कात नहीं है तो डायरेक्ट ही क्या कह दिया? टैक्सेबल इनकम है। तो 1 लाखन सेपरेट ब्लॉक की इनकम अलहदा ना कर दूं? कितनी? क्या बेटे? हाँ कोई बात नहीं, हमने जो सवाल था वो हल हो गया, सवाल हल हो गया, ठीक है ना। तो 29,10,000 क्वेश्चन इज डन। अब अगर आप आगे करना चाहो तो कर लो। क्या 29 लाख को टैक्स लगा लोगे नॉर्मल टैक्स रिजीम में? तो ये टैक्स लगेगा टैक्सेबल इन एनटीआर कर लेंगे, कहा नहीं एग्जामिनर ने। और 3 लाख को कौन सा टैक्स लगाएंगे? ये
2013 से पहले की नहीं है, तो लिहाजा जीरो टैक्स नहीं होगा, और 2013 जून के बाद की है और 30 जून 2016 से पहले की है, तो इसके लिस्ट में ना इसके रेट दिए होंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने ये टेबल वैसे लिया बुक से ही था, लेटेस्ट बुक किया, उसकी नेम भूल गया और राइटर का, लेकिन बहरहाल एनीवे इसमें से देख लीजिएगा कहाँ ये लाई करता है अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन आप ये मानेंगे कि ये 1 जुलाई 2013 से पहले का नहीं है, 1 जुलाई 2013 के बाद का है, इसको 14 में आ रहा है, और होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स लगा दें। कर लेंगे डन जी। चलिए तो मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अगला सवाल जो है ना जी मेरा वो ये है। अच्छा, ये जो सवाल था ये पास पेपर से लिया था मैंने। ठीक है, अगला सवाल जो है ना उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? अगला सवाल जो है इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे पहले पूछा सिक्योरिटी और डेरिवेटिव का मतलब। सिक्योरिटी क्या और डेरिवेटिव क्या है? क्या ख्याल है? तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी आपने, क्या होती है? सिक्योरिटी मीन्स शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, वोचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, मुदारबा सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स। लेकिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की अलग से भी डेफिनेशन है। अच्छा, ये जो मैंने लिखी है ना, ये मैंने एग्जामिनर की उठा के पेश करी। अच्छा, डेरिवेटिव वो होता है जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस करती है इसके बैकअप प्रिंसिपल एक्टिविटी पे, जिस पे बेस कर रहा है। तो कहता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी की बेस पे ये इशू हुआ है। तो बहरिया की फाइल है, कदर उसकी कुछ नहीं, कागज का टुकड़ा है, लेकिन अगर बहरिया डेवलपमेंट बड़ी अच्छी कर रहा है और उसके प्लाटों की वैल्यू ऊपर जा रही है तो उसकी वैल्यू भी ऊपर जा रही है। ठीक होगी बात? तो इसलिए उसने कहा कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट मीन फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच ड्राइव इट्स वैल्यू नॉट फ्रॉम ओन, कहां से? फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी मे बी ट्रेडेड ऑन द एंड इंक्लूड डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये वो चीजें हैं जैसे शेयर्स वगैरह जो स्टॉक एक्सचेंज में डील हो रही हैं, या फिर ये कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप सिंपली लिखेंगे डेरिवेटिव इज एन एसेट विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स सिक्योरिटी। इट मे बी अ प्रोडक्ट और एसेट क्या है, सोल्ड एट डेट इन स्टॉक एक्सचेंज, रादर इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर जी? तो ये दोनों का क्या आ गया? फर्क आ गया। देखिए इस चैप्टर में टोटल 3 डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है, एक मैंने टेस्ट में दी थी आपको, ठीक है, वही आज भी उसमें से कुछ ना कुछ पता चल रहा है, और दूसरी ये दो हैं, सिक्योरिटी और एक डेरिवेटिव। इसके अलावा कोई बड़ी डेफिनेशन जो पेपर में आई है तो ये 3 तो याद कर लेगा। क्या हाल, हिम्मत मार के इनको ज़हन में बैठा लें। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग दिया उसने। सवाल ये दिया है कि जनाब एक मिनट, एक काम करते हैं, इसकी ये जो डेफिनेशन वाली स्लाइड है ना, ये उठा के इससे पहले पेस्ट कर देते हैं। आपको तो पता है ना कि पहले पेस्ट की थी सर ने। डायरेक्ट सवाल ले लेते हैं। चलिए डायरेक्ट सवाल क्या है? बी पार्ट इसका लेना है। तो बी पार्ट में कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द टैक्सेबल गेन और लॉस and tax liability under the correct head of income in each of the following cases, also identify given reason whether the company is public or private। ठीक है, सवाल 2 बना दिए, एक सवाल दे दिया और एक बहस शुरू कर दी कि ये पब्लिक है यहां प्राइवेट कंपनी। तो कहता है कि आशिक हैज 5,000 shares in Rumi Private Limited। नाम इसका रूमी प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन मसला यह है कि 52% शेयर्स ऑफ द RPL are held by Delta Public owned by British government।
इसका मतलब है कंपनी चाहे प्राइवेट कायम की हो आपने, लेकिन उसके शेयर्स खरीद गया कौन? एक ऐसी एंटिटी जो गवर्नमेंट है, तो कंपनी क्या बन गई? पब्लिक कंपनी बन गई। तो नहीं, देखिए यहां पढ़े जरा आप, वो क्या कह रहा है? 52% शेयर्स कौन ले गया? 52% शेयर्स ले गई कौन? शाबाश, आपकी कौन सी गवर्नमेंट ले गई ना। अच्छा, अब आपने याद रखना है, अगर एक पब्लिक कंपनी जो है वो पूरी तरह ओन्ड और वो आगे शेयर्स खरीदे 52, तब भी वो पब्लिक होगी। आप वो कॉन्सेप्ट इसके साथ मिक्स करें। मेरी बात समझ आई है? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। अगर एक सब कंपनी एक्वायर करती है ना, एक कंपनी सब कंपनी है, सब कंपनी बी कर लेते हैं, इसको एक्वायर कर रही है 52% शेयर एक कंपनी ए है, इस कंपनी को एक्वायर किया हुआ गवर्नमेंट ने, देन इट इज रिक्वायर कि ये कंपनी के शेयर इनके पास कितने होने चाहिए? 100%। वैसे अगर किसी कंपनी के शेयर कोई भी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, अपना आपकी फॉरेन गवर्नमेंट 50 या इससे ज्यादा % ले ले, तो वो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले कि इसका स्टेटस क्या है? पब्लिक कंपनी। रीजन लिख देंगे, 52% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, लिख लेंगे जी। डन कर दूं? ये बात मैंने शुरू में पढ़ाई थी, आपको याद है ना? ये चैप्टर के शुरू में सबसे पहले ही पढ़ाया था आपको। अच्छा, अब अगर हमें ये याद है कि 52% शेयर गवर्नमेंट लेगी तो पब्लिक कंपनी है, अब इसका मतलब नीचे वाला सवाल अब पब्लिक कंपनी की रिस्पेक्ट में डील होगा। वो क्या है? आशिक इनहेरिटेड शेयर्स कितने? फ्रॉम हिज फादर। पहली बात कब किए? 1 जनवरी 2014 को। हिज फादर हैड परचेज दिस शेयर 31 मई 2012। कितने में? 250 पर शेयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस इज, कॉस्ट में कौन सी कीमत लेंगे? जिसे वालिद ने खरीदे या जिस टाइम उसको ट्रांसफर हुई है? जिस टाइम ट्रांसफर हुई है। ये कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अगर किसी ने हमें कोई चीज गिफ्ट की है, इनहेरिटेंस में दी है, तो जिस कीमत में उसने खरीदा वो नहीं, जिस दिन हमें ट्रांसफर किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारी कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट बन गई। एंड ऑन 30 जून 2015 मिस्टर आशिक सोल्ड कितने? 25,000। यानी पूरे के पूरे उसने क्या कर दिए? नहीं, पूरे नहीं बेचे, 25,000 उसने शेयर्स बेच दिए। कितने में? एट द प्राइस, जबकि उस दिन की ब्रेकअप वैल्यू क्या बताई गवर्नमेंट, उसकी कंपनी ने? 350। अब दो मसले। एक मसला ये है कि हम कॉस्ट तो लेंगे 300, क्यों? जिस दिन ट्रांसफर हुआ था उस दिन वैल्यू 300 थी मार्केट, लेकिन दो प्राइसेस दी हुई हैं, एक मार्केट की और एक दी हुई है कंपनी की ब्रेकअप वैल्यू। यहां जरा ना टैक्स अथॉरिटी सख्त है, वो कहते हैं अगर दो वैल्यूज दी हो ना किसी भी चीज के बेचने की, तो हम लोअर वाली नहीं लेने देंगे, हम हायर वाली लेने देंगे। ये तकरीबन हर जगह होगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक, आपने जब देखा हमने इनकम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या हुआ था? आपने एक मकान अपने दोस्त को कम किराए पे दे दिया था, तो टैक्स अथॉरिटी ने क्या कहा था? हम क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, हम वो नहीं लेंगे इसको तुमने दिए। इसी तरह यहां पे बड़ी वैल्यू कौन सी है? जो कंपनी ने एसेट बेस पे बताया कि इसकी वैल्यू ये, तो हम ये वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू नहीं लेंगे। ये वैल्यू क्यों लेंगे? क्योंकि लॉ क्या कहता है? हायर ऑफ आइदर। अच्छा, अगर ये वैल्यू ना दी होती तो मार्केट वैल्यू लेनी थी हमने, यानी सोल्ड प्राइस ही लेनी थी। लेकिन जब कंपनी कह रही है हमारी ब्रेकअप वैल्यू जो है वो कितनी है? 350, और आप बेच रहे हैं 325, आपने डील गलत किया। आपको इससे ज्यादा वैल्यू लेनी चाहिए थी, गलती आपकी है। लिहाजा टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगी? टैक्स अथॉरिटीज करेंगी
वो इसकी कंसिडरेशन क्या लेंगी, 350 मल्टीप्लाई बाय 2500 शेयर, ये क्या आ गया कंसिडरेशन, और कॉस्ट क्या लेंगी 2500 है। चलो मल्टीप्लाई कर देना जरा, और कॉस्ट क्या लेंगी, जिस दिन ट्रांसफर हुआ था क्या कीमत थी 300, शेयर कितने, जितने बेचे उतने लेंगे ना, सारे तो नहीं लेंगे। अच्छा जी, क्या हो गया जी, 8,75,000 कंसिडरेशन आ गई, कॉस्ट आ गई 7,50,000। तो आपने नेट गेन क्या कर लिया, शाबाश, 1,25,000 आपने नेट गेन कर लिया। अब 1,25,000 है, तो आपने ये कब आपके पास आए थे ये शेयर्स, डेट कब आए और कब आपने बेचे, ड्यूरेशन निकाल सकते हैं हम जी। कैन यू हेल्प मी आउट द ड्यूरेशन। 1 जनवरी 2014 लिख दूं, 1 जनवरी 2014। अच्छा, और सेल कब किए जी, सोल्ड ऑन 30 जून 2015। साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम, इसके बीच में आ रहा है। 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम। अच्छा, तो टेबल पे जाते हैं। टेबल क्या कहता है, सिक्योरिटी कब की है, 13 के बाद की है, और 30 जून 16 से पहले की है। कौन सी बार में फेंकेंगे, 12.5 वाली में, तो लगा दें 12.5 इसको, 1,25 मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों 12.5%। 12.5% कितना टैक्स आ जाएगा जी, 15,000 और फिर आगे 600 भी, और फिर 25 और भी। ठीक है जी, सही हो गया जी, नो प्रॉब्लम। अब देखिए उसका जरा बी पार्ट पढ़िए, ये बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को। अब जरा उसका आप पार्ट पढ़िए 2 वाला। इफ व्हाट वुड बी द योर आंसर अगर 40% शेयर किसके पास हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 48% हो किसके पास, और 12% किसके पास हो, इंडिविजुअल के पास। अब क्या बन गई, अब ये बन गई कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो जब ये प्राइवेट कंपनी बन गई तो अब क्या होगा, 1,25,000 के साथ। और प्राइवेट कंपनी की लॉजिक बता देंगे आप, चूंकि आपके कितने शेयर्स हैं, शाबाश, 40% प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, 48% फॉरेन गवर्नमेंट के पास, और बाकी कितने रह गए 12%, वो किसके पास है। तो किसी भी एक के पास हतमी तौर पे 50% शेयर नहीं है। नो बॉडी होल्ड्स 50% आर मोर, लिहाजा कौन सी कंपनी बन गई, प्राइवेट। अब वो गेन दोबारा निकालने की जरूरत है मुझे, गेन तो मैं निकाल चुका हूं। अब सिर्फ मुझे इतना पता है कि आप प्राइवेट कंपनी है, 1,25,000 कमाया है, 1 साल से ऊपर मेरा होल्डिंग पीरियड है 75%। ठीक है जी, कितना बन जाएगा 93,750।
आप लास्ट में आए, लास्ट में मेरी क्लास खत्म हो रही है 12 बजे। मैं निकलने नहीं दूंगा, कोई मसला नहीं। खबरदार के 12 बजे के बाद आप बाहर नहीं जी, नहीं आप तौबा करना, लॉक कर दूंगा दरवाजा। अच्छा बच्चों, कोई चीज मुश्किल देखिए, मसला है दऊश ने ऊपर जो शेयरिंग स्कीम है ना, इसलिए मैंने वो जो आपका जो होल्डिंग परसेंटेज इन द कंपनीज है वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था चैप्टर। अच्छा बच्चों, अब आपको अंदाजा हुआ होगा पर्टिकुलरली इस सवाल से और पिछले सवाल से कि यहां सैलरी का टॉपिक साथ लेना कितना जरूरी था, वरना ये सवाल यहीं रह जाने थे। और ये जब भी आपने देखने थे आपने कहना था ये टॉपिक ना कुछ मेरा कमजोर है, तो लिहाजा मैंने सैलरी का टॉपिक साथ लेके चलाऊं ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए पूरी तरह, ठीक है। और हमारी आदत है हम बुरे को घर तक छोड़ के आते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये मैंने पढ़ा दिया था, इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि एक बंदे ने शेयर्स बेचे, डट के मुनाफा कमाया और एंड पे उसे लगा यार मुनाफा बहुत ज्यादा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसा करता हूं अपना कोई भाई बंधु अरेंज करता हूं जो मेरा दोस्त यार हो, ठीक है, ठीक है, और वो जो है उसको मैं लॉस में कुछ शेयर बेच के अपना मुनाफा एडजस्ट कर लेता हूं और बाद में बाइंग बैक कर लेंगे इसको उतनी प्राइस पे। अच्छा बच्चों, ये हुई वॉच सेल। तो क्या लिखा हुआ है, ए वॉच सेल इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटी एट अ लॉस एंड रीपरचेज ऑफ द सेम आर सब्सटेंशियली आइडेंटिकल सिक्योरिटी शॉर्टली बिफोर आर आफ्टर, फौरन फिर खरीद लिया। क्लियर जी। अच्छा बच्चों, दूसरा क्रॉस सेल। दो ब्रोकरेज हाउसेस ने आपस में मुआहदा किया या दो एक ही बंदे ने अपने दो अकाउंट बना लिए, स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट बन जाता है ना, तो इधर के शेयर उधर लॉस में ले गया, उधर के शेयर लॉस में ले गया। अच्छा, बाद में उन्हें रीपरचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पहले प्लानिंग से कर रहे हैं। नहीं, शेयर्स की प्राइस तो रोजाना चेंज होती रहती है, लेकिन वो कहते हैं हमने ऑफ टाइम में जब डील किया तो गिरी हुई थी प्राइस और ये वो, क्योंकि इतना ज्यादा याद भी नहीं ना होता उनको। अच्छा बच्चों, क्योंकि आपको मशहूर कंपनियों के रेट बताए जाते हैं, बाकी तो आपको पता है एक लंबी लिस्ट होती है। अच्छा बच्चों, क्रॉस सेल में हमने क्या कहा था, सॉरी क्रॉस सेल मैंने बता दिया, वेयर कोऑर्डिनेट फॉर द डिसेप्शन, धोखे के लिए, रीशफल ऑफ द सिक्योरिटीज बिटवीन two related brokerage houses are two related accounts of the same investor। तो इधर की सिक्योरिटी उधर के लॉस में डाल दी और उधर की सिक्योरिटी उधर लाके लॉस में डाल के दोनों का मुनाफा बर्न कर दिया, खत्म कर दिया या नॉमिनल कर दिया। अच्छा, अब देखिए जो अगला है वो है स्वैप सेल्स। स्वैप सेल्स ये होती हैं कि एक बंदे ने एक सिक्योरिटी लॉस में बेची और फिर उसने वो वाली नहीं खरीदी, यानी बड़ा सियाना है, ए में मुनाफा, बी में मुनाफा, सी और डी बेच दी, और सी और डी में एक ऐसी बेची जो थी बाटा के शेयर्स, ठीक है, लॉस में नुकसान उठाया, और फिर थोड़े दिनों बाद उसने वो नहीं खरीदी, सर्विस के शेयर्स खरीद लिए। ओके यार, तू बड़ा सियाना है भाई, जब तुझे जूतों में नुकसान हो रहा है तो बार बार जूतों में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, सेम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। और फिर उसकी निशानी एक रखी हुई है उन्होंने। इस तरह के शेयर्स में वो दो चीजें देखते हैं बाइंग बैक जब कर रहा होता है, वो देखते हैं कि क्या इसने वो वाले शेयर्स लिए जिसमें रिटर्न्स भी वही है, और क्या वही वाले शेयर्स लिए जिसमें रिस्क भी तकरीबन वही है। तो बाटा और सर्विस में रिटर्न भी तकरीबन एक जैसा है, रिस्क भी एक जैसा है। पायनियर सीमेंट के बेच दिए और दादा बेल के सीमेंट के खरीद लिए, वो है इतना सियाना आदमी, रिस्क भी वही, रिवार्ड भी वही, और तुम जो है लॉस में बेच के दोबारा लॉस की चीज खरीद रहे हो। ऐसा दुनिया में कैसे हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, कहते हैं कि एन इन्वेस्टर हु इज इन, वो टैक्स अवेजन के लिए, टैक्स अवेजन गैर कानूनी तौर पर टैक्स बचाने के लिए, सेल सम सिक्योरिटीज इन लॉस,
बट लेटर डज नॉट परचेज द सेम सिक्योरिटी, वो वाली नहीं, बाटा बेची बाटा नहीं, बट चूजेस एन अदर सिक्योरिटी ऑफ अदर सिमिलर सिक्योरिटी इन द सेम सेक्टर, सीमेंट के बदले सीमेंट, जूते के बदले शूज के बदले शूज. थ्रू दिस he has eliminated the tax liability and has also maintained the portfolio same risk same return. ये स्वैप है. पोर्टफोलियो थैला, बैग जिसमें सारी सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, बॉक्स. ठीक है ना. पोर्टफोलियो मींस बैग. ओवर पर्स इज ओवर पोर्टफोलियो जिसमें हमने शेयर्स रखे. क्लियर बच्चों. तो पोर्टफोलियो सेम मेंटेन कर लिया, सिर्फ नाम बदल दिए, रिस्क एंड रिवार्ड भी हुई है. तो इसमें से कुछ भी पता चल जाए तो जितना उसने टैक्स एविजन किया एस्टिमेट करके दोबारा उससे भरेंगे, और जिस दिन पता लगेगा साल बाद जब भी ऑडिट होगा उसको भरेंगे उससे. क्लियर जी. जी बच्चे. पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ये है कि ये एक इन्वेस्टर है, उसका ये थैला है, उसके अंदर बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए. मिलर ट्रैक्टर के हैं, के इलेक्ट्रिक के हैं, ठीक है जी, केपीएमजी के हैं, ठीक है जी, और क्या नाम लेते हैं, कोई और कंपनी कह लें, सारों के शेयर्स पड़े हुए. ये पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो में से निकाले कौन से? लॉस में निकाले बाटा के, और फिर वापस खरीद लिए सर्विस के. तो वो कहता है तुम्हारा रिस्क भी वही है, रिवार्ड भी, तुम्हारा पोर्टफोलियो तो वही रहा, नेचर तो उसका बदला नहीं, उतने ही नुकसान वाले दोबारा खरीदे, तो स्टेटस तो उसका वही है. क्लियर बात. तो पोर्टफोलियो इज अ बैग इन विच यू पुट ऑन द ऑल स्टॉक. दैट्स व्हाट पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो तो वही रहा, बाटा को सर्विस से बदल दिया. अच्छा बच्चों, अब बात होगी क्या जी, ये एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फीफो और वेटेड एवरेज. एक्चुअली आज मैंने इसे चला पहले दिया, बता जरा थोड़ी बाद में रहा हूं. ये क्या बात है, बात का ऐसी बात समझ आती है. आपने अभी देखा कि 24,000 शेयर्स बेचे उस बंदे ने. कितने बेचे थे ना बच्चों, कितने? 24,000 शेयर बेचे उसने. तो जब उसने 24,000 शेयर बेचे बच्चों, तो दो तरह के बेचे ना. 18,000 कौन से थे? जो उसने खरीदे थे, और 6,000 कौन से थे? जो उसे मिले थे. तो हमें कॉस्ट दोनों को अलग अलग एस्टिमेट करनी पड़ी. अच्छा, पहले 6,000 नहीं बेचे, पहले 18,000 बेचे. फीफो, फर्स्ट इन, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है ना. क्या हाल है बच्चों, क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले 18 लिए थे ना, तो 18 का साथ पहले हुआ, 6 का पहले क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो बाद में लिए थे. ये रूल है. अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूं. मैंने इसके लिए जरा सोचा था एक कॉन्सेप्ट देने के लिए. फर्ज करें एक बंदा, उसका नाम है लेट्स से सलीम. वैसे सलीम साहब दाखिली करते रहते हैं, लेकिन मैं इनको अक्सर बड़े बड़े काम करवाता रहता हूं. अच्छा, तो सलीम साहब ने शेयर खरीदे किसी कंपनी के. लेट्स से इस कंपनी का नाम है जे कंपनी. तो जे कंपनी इसलिए मैंने नाम रखा, आप भी खुश होंगे क्योंकि आपके कल्चर में जे का लफ्ज बड़ा. जय हिंद, जय हो, बजरंग बली की जय हो. अच्छा बच्चों, तो जे कंपनी 10 शेयर्स खरीदे. कितने? रिलैक्स कर देते हैं जितनी भी ऑप्शन है, बस समझाने के लिए. कितने में? 40 रुपए में. ठीक है. अच्छा, फिर दोबारा शौक चढ़ा, दोबारा फिर स्टॉक एक्सचेंज गए, फिर 6 शेयर और खरीद लिए. कितने के? शाबाश, 45 रुपए के. जानबूझ की कीमत चेंज की मैंने. ठीक है. और उसके बाद जाके बैठने लगे मियां मंशा के साथ, मैं भी ताजर हूं, मैं भी शेयर डील करता हूं. हाँ जी. तो मियां मंशा ने समझाया कि भाई आराम से, अभी तो शुरू किया है काम. अच्छा बच्चों, चले वो बात हम छोड़ देते हैं. अब मसला ये कि इन्होंने ना शेयर्स बेच दिए. कितने शेयर्स बेच दिए इन्होंने जनाब? शेयर्स बेच दिए, फर्ज कर लीजिए हम कह देते हैं कि इन्होंने
जो है ना जी, इन्होंने इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी एक्टिविटी। अच्छा, इन्होंने शेयर्स बेच दिए, बेचे कितने, हम कहते हैं जी इन्होंने 6 शेयर्स बेच दिए या 8 शेयर्स बेच दिए। अब सवाल ये है कि कौन से वाले बेचे होंगे पहले, ए वाले। अब फर्ज कीजिए शेयर्स बेचे इन्होंने 60 रुपए में बेचे, सेल किया, तो हम इसका क्या करेंगे, कंसीडरेशन तो डलेगी 60 मल्टीप्लाई बाय 8। लेकिन सवाल यह है कि कॉस्ट कौन सी डालोगे, 40 वाली या 45 वाली? अगेन वही टेक्निक अप्लाई होगी, 5 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कॉस्ट आप डालेंगे 8 शेयर कौन से वाले बेचे, 40 वाले। ठीक है, अब पता है 5 होगा, लॉजिक क्या इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो आज के सवाल में समझ आई, 18,000 पहले बेचे 6,000, हालांकि एक्टिविटी एक ही टाइम पे हुई है, लेकिन रिकॉर्ड पहले कौन सी होगी, फर्स्ट वाली। और एक ये समझ आई कि अगर शेयर्स 2 दफा खरीदे गए हैं डिफरेंट कीमतों पे, तो जब तादाद में थोड़े होंगे तो कास्ट ज्यादा वाली लगेगी कम वाली लगेगी, तो वो कहता है कम ज्यादा नहीं लगेगी, जो पहले वाली है वो कास्ट पहले लगेगी। अच्छा, अगर उन्होंने सारे बेच लिए होते, फर्ज कर लीजिए उन्होंने 60 रुपए के हिसाब से सारे बेच दिए, कितने शेयर्स हैं टोटल, 16 है, 16 के 16 ही बेच दिए, 16 के 16 ही बेच दिए। फिर कंसीडरेशन क्या होगी, फिर कंसीडरेशन होगी जनाब, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ठहरो, 60 मल्टीप्लाई बाय 16, कंसीडरेशन तो यही रहेगी। लेकिन जो कॉस्ट होगी उसकी पता है क्या करेंगे, स्टैट में आपने पढ़ा हुआ है, वेटेड एवरेज निकाली थी स्टैट में, कैसे, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 जमा 45 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 16, ये कॉस्ट आ जाएगी। क्या करेंगे, उसकी एवरेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों, एवरेज। तो अगर एक होता तो फिर तो मसला कोई नहीं था, क्या ख्याल है, इफ इट इज वंस ओनली देन नो प्रॉब्लम, एक ही होता तो कोई मसला नहीं था, क्यों जी, फिर तो हमने कहना ना, अगर 16 है उसने अभी आपके सामने बेचे थे कितने, 8, तो जब 8 बेचे तब तो मसला कोई नहीं, जो पहले वाले शेयर खरीदे थे उनकी कॉस्ट डाल दो 5 के मुताबिक। लेकिन अगर सारे इकट्ठे बेच दिए फिर क्या करेंगे, वेटेड एवरेज डाल, क्लियर जी। अच्छा, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इससे जवाब वही आएगा जो हमने पहले सवाल में निकाला, अप्लाई करके जवाब वही आएगा। अच्छा बच्चों, वो एवरेज करके कॉस्ट आ जाएगी ना, तो आप एवरेज नहीं भी निकालते तब भी वही है। अच्छा, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा जाएगा गेन ऑन सिक्योरिटी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इफ द शेयर्स आर सोल्ड सेम डे, एवरेज मेथड विल अप्लाई, फिर एवरेज मेथड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाले सवाल में एवरेज लगाएंगे जाके आज घर, हाँ चेंज कर देंगे उसको, पक्की बात है, ये आपकी साइड में वो जो 18 और 16 वाला उसको क्या करेंगे, उसकी एवरेज लगा देंगे। ठीक हो गया बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। एक ही चीज रह गई बस, कौन सी वाली, सिर्फ इस चैप्टर में ये वाली एक स्टेटमेंट रह गई, क्या वाली, कहता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। कुछ लोग क्या है मुस्तकिल कैपिटल गेन वाले कारोबार में आ जाते हैं, यहाँ कैपिटल गेन मुसलसल लगे रहते हैं, तो वो कहते हैं बजाय इसके कि यार साल बाद हिसाब करें, हम ऐसा करते हैं, हम एक ई स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो कहते हैं एवरी इन्वेस्टर टुगेदर देन द इंडिविजुअल ई फाइल स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे अगर एडवांस टैक्स दे दे, जैसे मैंने प्लाट बेचा मार्च में, वह यार साल के एंड में देना है, तो ये मार्च वाला तो ई स्टेटमेंट में जमा करा, एंड में इसका क्या करेंगे, हिसाब डाल देंगे। अच्छा, तो ऐसी सूरत में साल का ब्रेकअप कर देंगे कितने क्वार्टर्स में, कितने, शाबाश बच्चों, कितने क्वार्टर बनेंगे, शाबाश, 4 क्वार्टर बनेंगे। एक आप जमा कराएंगे कब, एक आप जमा कराएंगे क्योंकि इसकी डेट होगी ना बकायदा कुछ, कि कितनी डेट को कौन सी जमा करेंगे, तो वो कहता है कि ये आप ईच क्वार्टर विद इन 21 डेज जमा करा देंगे।
तो एक क्वार्टर आपका मुकम्मल हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई से सितंबर एक मुकम्मल हो गया। तो कब तक जमा हो जाना चाहिए? 21 अक्टूबर तक। अगले 21 दिन मिलेंगे ना। अच्छा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर तो तक कब तक जमा करा देंगे? 21 जनवरी तक। फिर जनवरी से मार्च कब तक जमा करा देंगे? 21 अप्रैल तक। ठीक है, और लास्ट वाला कब करा देंगे? वो तो वैसे लिख देते हैं 21 जुलाई तक। सबमिट कर दो। और जो एनुअल रिटर्न होती है इसके लिए 45 डेज होते हैं आफ्टर 30 रोज, लेकिन इसके लिए कितने होंगे फिर? 21 दिन। उसके लिए 45 दिन। क्लियर बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? क्या ख्याल है? तो यहां पे आके आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल गेन मुकम्मल हुआ आपका। ठीक है, अब मेरे ज़हन में जितने सवाल बनते थे, जितने मुझे मुख्तलिफ किताबों से नजर आए, मैंने पकड़ के सारे पास पेपर से वो भी आपको करा दी।